हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हमारी क्लास होने वाली है भारत की अर्थव्यवस्था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं क्लास की। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था पढ़ने वाले हैं आज हम। अर्थशास्त्र की परिभाषा देखिए। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां जिनमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो, आर्थिक गतिविधियां कही जाती हैं। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है अगर इसके पूर्व किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम न जोड़ा जाए। वास्तव में जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे आर्थिक व्यवस्था कहते हैं, मतलब कि अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपयोग, उत्पन्न तथा विवरण से संबंधित है। अर्थव्यवस्था की परिभाषा देखिए। न्यून, मध्य तथा उच्च आय विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्था को निम्न 4 वर्गों में बांटा गया है। एक साइड है अर्थव्यवस्था का प्रकार और दूसरी तरफ है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। तो 4 अर्थव्यवस्था है। नीची आय वाली, जिसमें $US है 995 या इससे कम। फिर है 2 नंबर की नीची मध्य आय वाली, इसके अंदर आती है $996 से 3895। उच्च मध्य आय वाली, इसमें आते हैं $3896 से 12055। उच्च आय वाली $12,055 से अधिक। और नोट में दिया गया है विश्व बैंक का यह वर्गीकरण 1 जुलाई 2018 का है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमि के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया जाता है। फर्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पन्न करना है, कितना उत्पन्न करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमि नहीं होती है। नोट में दिया गया है 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। इस तरफ देखिए, विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं, जिसमें एक साइड है देश, दूसरी तरफ है नॉमिनल GDP 2019 ट्रिलियन डॉलर्स में। USA की है 21.44, चीन की है 14.14, जापान की है 5.15, जर्मनी की है 3.86, भारत की है 2.94, इंग्लैंड की है 2.83, फ्रांस की है 2.71, इटली की है 1.99, ब्राज़ील की है 1.85 और कनाडा की है 1.73। तो आगे के दूसरा पॉइंट है राज्य अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध स्वरूप हुआ। इसमें उत्पन्न, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो बेरोजगारी अर्थव्यवस्था होती है। राज्य अर्थव्यवस्था की 2 अलग अलग शैली नजर आती है। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि 1995 ईस्वी से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी और
अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी। वहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था और श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन थे। नोट में दिया गया है, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने 1818 से 1883 ईस्वी में दिया था, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई और इसका आदर्श रूप चीन 1949 ईस्वी में सामने आया। और बाद में आता है आपका तीसरा पॉइंट, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं, जो कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के यानी सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इनमें भारत, मलेशिया एवं इंडोनेशिया जैसे देश शामिल है। और इसका नोट दिया गया है, केन्स ने सुझाव दिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए, जबकि प्रोलोन्ज ने कहा कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, ये आपकी क्लास थी। हम आशा करते हैं कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।